औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहले कुछ टाइप्स ऑफ सबस्पीशीज़ पढ़ेंगे और फिर हम कुछ ऐसे इंफ्रास्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जो कि फॉर्मली तो यूज़ में नहीं है, जो रिकग्नाइज नहीं है लेकिन यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़. Types of subspecies, some worker like some scientists like Edward in 1955 named some subspecies differently on the basis of morphological, geographical and ecological characteristics. Or you can say that on the basis of morphological differences or isolation, geographical isolation or ecological isolation, on the basis of these different characteristics, he defined different subspecies. Like for example, geographical subspecies. So geographical subspecies, these are synchronic infraspecific populations. So that keep in mind, synchronic mean, I told you synchronic are those species which live in the same time, in the same era. So synchronic and intraspecific mean, infra mean inside species mean these are subspecies populations which are isolated macrogeographically during their mating times. Mean macrogeographically mean they are like isolated by very far distances. They have a very far distance or far wide gap between the two populations, so they are isolated widely. So such populations, such synchronic infraspecific populations which are macrogeographically, which are widely separated during their mating times, are called geographical species, but whose members would crossbreed freely and normally if they were sympatric under natural conditions. So sympatric mean those population which are living in the same geography. मैं आपको आसान मतलब में बता देता हूँ, वो सिंक्रोनिक इंफ्रास्पेसिफिक पॉपुलेशंस जो एक दूसरे से बहुत दूर जियोग्राफिकली रह रहे हो और मेटिंग का टाइम, आपको पता है एनिमल्स की मेटिंग का कोई ख़ास टाइम होता है, साल में एक मरतबा होता है या 2 मरतबा होता है. जो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है वो बहुत कम है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए या मंकीज़ में कुछ है ऐसा. बाकी जो है उनमें अपना टाइम होता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 4 इस तरह टाइम होता है, या 1-2 मंथ्स भी हो सकता है माइस के केस में. तो वो जो मेटिंग का टाइम होता है उस टाइम वो मैक्रो जियोग्राफिकली क्या होते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं. लेकिन उनके मेंबर्स को अगर आप करीब लेके सिंपैट्रिक करें, नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करके ले आए, तो ये क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं. तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं जियोग्राफिकल सब स्पीशीज, कि ये वो सब स्पीशीज है जो कि एक दूसरे से जियोग्राफिकली क्या है, आइसोलेटेड है. टेम्पोरल सब स्पीशीज, now these are sympatric. now वो geographically isolated थे, ये geographically same geography occupy कर रहे. ये भी infraspecific populations है which are temporarily isolated during their mating season. तो ये temporally mean during the time of mating season they are isolated, कि जब उनके mating का season आ जाता है तो एक या तो एक सीजन में मेटिंग करता है, दूसरा दूसरी सीजन में, तो इसलिए वो मेट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप इनको सिंक्रोनिक करें कि एक ही टाइम में दोनों की मेटिंग का सीजन ले आए, तो नेचुरल कंडीशन में ये दोनों फिर ब्रीड कर सकते हैं और ये भी आप जो है फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं ये पॉपुलेशंस. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेटिंग के सीजन में एक दूसरे से अलग है. एक का मेटिंग सीजन स्प्रिंग है, दूसरे का ऑटम है, तो दे कांट.
एग्जाम्पल जो है वो अमेरिकन टॉड और फॉलर्स टॉड जो है वो इनकी एग्जाम्पल है। दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बट प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिकन टॉड है ये मेट करता है इन द अर्ली समर, जबकि जो फाउलर टॉड है ये मेट करता है इन द लेटर इन द समर सीजन। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जिनके सीजन बिल्कुल अलग है, अगर ये एक सीजन में दोनों को अगर सिंक्रोनिक करे तो फिर ये कर सकते हैं मेटिंग, ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्पोरली आइसोलेटेड है। So they temporal, इसको आप कहते हैं temporal subspecies. Then there are seasonal subspecies. For example, if two distinct sympatric population, hmm, two distinct sympatric population within a given species. Again वही बात होगी, the given species mean के intraspecific हो गए, are composed of individuals which mature at different respective time during the same calendar year. कि उनकी जो individuals है वो जो साल के मुख्तलिफ टाइम में मेच्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मेच्योर इन स्प्रिंग एंड द अदर मेच्योर इन फॉल, so no period of time during which reproductive forms of both deem coexist. मतलब दोनों ग्रुप्स जो है या दोनों डीम जो है, दोनों के पॉपुलेशन जो कि एक टाइम पे मौजूद नहीं है, so that why they cannot interbreed, but if you bring them together they can interbreed freely. तो again ये seasonal subspecies हो गए। Then there are inverse subspecies. So if the members of one distinct population within a given species mature during different years from those of another population of the same species, then the respective population are called annual subspecies. तो मीन कि अगर उनमें मेच्योरिटी उनकी अगर ऐसी हो कि एक स्पीशी जो है स्पीशी मेच्योर ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर फ्रॉम दिस दोज ऑफ द अनदर पॉपुलेशन, तो चूँकि एनुअली उनकी मेच्योरिटी में डिफरेंस है, इसलिए तो ये मेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके इवन मेच्योरिटी में एक साल का गैप होता है इनका, तो ये एनुअल सबस्पीशीज हो जाएंगे। जियोलॉजिकल सबस्पीशी पॉपुलेशंस which function during different geological times and having absolutely no chance to become of becoming synchronic. मीन कि वो जियोलॉजिकल पास्ट में या जियोलॉजिकल जो टाइम है उसमें ये एक वक्त में मौजूद ना हो, बल्कि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइम्स में जो है वो मौजूद हो, उनकी चांसेस नहीं हो कि वो सिंक्रोनिक हो जाए। हालांकि अगर ये सिंक्रोनिक हो जाए तो ये ब्रीड कर सकते होंगे, तो ये जियोलॉजिकल सबस्पीशी हो जाएंगे। दूसरे हो जाएंगे इकोलॉजिकल सबस्पीशीज। So these are distinct populations which are macro-geographically sympatric, mean they are sympatric, बट मैक्रो जियोग्राफिकली मीन कि एक ही जियोग्राफी में रहते हैं, लेकिन एक ही जियोग्राफी में भी इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है। और ये नोन फैक्ट है, मतलब साइंस इस चीज़ को प्रूव कर गई है कि इवन अ फ्यू किलोमीटर्स जो डिस्टेंस होता है एनिमल्स में, तो उनके बिहेवियर में और उन पे जो इनका इकोसिस्टम है, उनकी इकोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, उनमें बड़ा रोल होता है उनकी स्पेसिएशन में। तो इवन अगर वो मैक्रो जियोग्राफिकली सिम्पैट्रिक भी है, बट आइसोलेटेड माइक्रो जियोग्राफिकली मतलब ये है कि उनके दरमियान कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है इनकी, लेकिन बहरहाल दे आर आइसोलेटेड एंड हुज मेंबर वुड क्रॉस इंटरब्रीड फ्रीली। अगर आप इनको माइक्रो जियोग्राफिकली सिम्पैट्रिक करें, नजदीक ले आए, तो ये कर सकते हैं। ऐसे स्पीशी को इकोलॉजिकल सबस्पीशी कहते हैं। तो ये तो डिफरेंट जो हो गए सब स्पीशीज के टाइप्स है, उसके डेफिनेशंस हो गए। इसके बाद हम कुछ इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि in the very beginning I told you that we will talk about a few like infra specific groups or categories or terminologies which has no formal existence in the nomenclature, in the zoological nomenclature. But anyhow, the words or the terminologies have been used or they are used sometime, so we must have understanding of that. So let's start with the first one. The first one is deem. So like the deem word was used by Gilmore and Gregor in 1939. Deem is a morphological homogeneous group of organisms which are either from a single locality or from a single kind of habitat
and is the starting point in all classification. So अगेन अगर आप थोड़ा सा सोचें, ये जितनी भी हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी एंड स्पेसिफिक की बात करेंगे, तो इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो तो डिफरेंस है, लेकिन अगर आप देखें तो बात वहीं आ जाती है सब पॉपुलेशन और सब स्पीशीज पर। एक स्पीशीज की पॉपुलेशन है जो कि फॉर एग्जांपल ऐसे ले कि एक एक स्पीशी है, उसकी डॉग्स की मैं बात करूँ, कोई डॉग की स्पीशीज है, कुछ कुछ कोहाट में रह रहे, कुछ करक में है, कुछ लके मरवत में है और कुछ बनू में है। और जाहिर बात है, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इकोलॉजी का इनके ऊपर असर होगा, तो जाहिर बात है इनमें थोड़ा बहुत ही कोहाट के पॉपुलेशन में, करक की और लकी मरवत की और इस तरह आप जो पन्नू की पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस होगा मॉर्फोलॉजिकली। लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने स्टार्ट जो अगर करनी तो स्पीशीज ही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है ना कि जो कोहाट का पॉपुलेशन होगा वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा बिट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ द करक पॉपुलेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ द बनू, वो तमाम में वो डिफरेंस जरूर होगा। लेकिन हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली होमोजीनियस, लेकिन ये जो एक सिंगल लोकेलिटी से आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोहाट के लोकेलिटी से आपने ले ली, तो ये मॉर्फोलॉजिकली होमोजीनियस एक जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे फ्रॉम अ सिंगल लोकेलिटी और सिंगल काइंड ऑफ हैबिटाट, कि उनके जो हैबिटाट होगा वो सिमिलर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो इस तरह के ग्रुप्स को हम कहते हैं डीम, और इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सब पॉपुलेशन विद इन अ पॉपुलेशन। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लून में जो एक खास लोकेलिटी में रहने वाले हैं, तो वो डीम होगा, क्योंकि वो इंतहाई एक दूसरे के करीब होंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट होंगे। A subspecies is called deem in ecology and population genetics. तो मैंने आपको कहा ना कि इकोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम डीम सबस्पीशी के लिए यूज करते हैं। सो लेकिन इट हैज नो नोमेनक्लेचर स्टेटस, मीन डीम का कोई नोमेनक्लेचर स्टेटस नहीं है, इसको हम नोमेनक्लेचर में, ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में यूज नहीं करते। इसको इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स of one species or subspecies so localized that they are in easy and more or less frequent contact with each other. So जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो बहुत ज़्यादा frequent और easy contact में होंगे, एक दूसरे के इंतहाई करीब होंगे. So the term deem was adopted by zoologists is an evolutionary unit corresponding to a local population. And a subspecies में जो local population है उनके लिए ये यूज किया गया, but not considered as a taxonomic category, लेकिन ये taxonomic category नहीं है. And biology deem as a term for local population of a polytypic species. Polytypic species mean those species which have subspecies. तो अगेन वही मैं बोलूँगा ना कि किसी पॉपुलेशन की सब स्पीशी को या स्पेसिफिक सब स्पीशी को हम डीम भी कह सकते हैं, दैट एक्टिवली इंटरब्रीड विद वन अनदर एंड शेयर अ डिस्टिंक्ट जीन पूल, कि वो बाकी जो इनके ग्रुप हैं उनसे इनका जीन पूल डिस्टिंक्ट होगा, तो ये आपस में शेयर कर रहे होते हैं मैक्रो जियोग्राफिकली. सो व्हेन डीम्स आर आइसोलेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर डीम्स आइसोलेटेड रहे तो दे बिकम डिस्टिंक्ट सबस्पीशी और सबस्पीशी. तो ये सबस्पीशी भी बन सकता है, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए तो वो डीम सबस्पीशी भी हो सकता है, बन सकता है. The term deem is mainly used in evolutionary biology and is often used as synonym for population. तो ये जो है इसके एग्जांपल्स में से वेरियस पॉपुलेशंस ऑफ गोरिल्लास की है, can be understood by their geographical separation and have been assessed to determine distinct and disorganized gene pools. Another example जो है वो polar bear की है, Ulysses maritimus जो है is understood to have 19 identifiable demes जो है उनकी मौजूद है, even though their circumpolar distribution allows some interchange among the demes. Circumpolar distribution का मतलब है कि जो लॉन्गिट्यूडनल उनकी है उसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो जो एल्टीट्यूड्स पर हो, मतलब हाई. तो जब हाई एल्टीट्यूड्स पे आप चले जाएं,
जैसे फॉर एग्जांपल पोल्स की तरफ, तो इस तरह के जो पोल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको सर्कम पोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वैरायटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एट लेंथ इन सब स्पीशी कैटेगरी में। बहरहाल अगर आप इसको दोबारा एक नजर देखना चाहते हैं तो this was a term proposed by Linnaeus and was in common use for many years. It is still under use in plant systematics. As I told you, it is still used in botany but not in zoology. It has been the most controversial and abused term in zoological taxonomy. Under the typological concept, each species had a fixed pattern. तो टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट कहता था कि यह स्पीशी क्या है, फिक्स्ड है, और जो उनको कोई भी थोड़ी सी चेंज नजर आती थी तो उसको लिनायस ने वैरायटी कहा। वैराइटास का नाम उसके लिए यूज किया, और वैराइटास का मतलब हो गई है वैरायटी। डार्विन जो है ही फेल टू रिकॉग्नाइज वैरायटी, तो उसने वैरायटी को रिजेक्ट किया। एंड नाउअडेज दिस टर्म हैज बीन अबैंडन्ड फ्रॉम ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर and any such name used after 1960 was rejected outright. तो 1960 के बाद इसको complete reject किया। अच्छा, morphotypes और forms. So again, these terms also used for varieties in the second sense. Mean जो मुख्तलिफ morphotypes है, मतलब morph mean मॉर्फोलॉजी और टाइप में जिनकी मॉर्फोलॉजी या फॉर्म जिनका सिमिलर हो तो इसको हम कहते हैं। सो दे अगर कोई एक पॉपुलेशन है किसी स्पीशी की और उनमें कुछ स्पीशी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो उन स्पीशीज को हम मॉर्फोटाइप्स कहते हैं या फॉर्म्स कहते हैं। सो दे हैव आल्सो नो नोमेनक्लेचर स्टेटस, इनका भी कोई नोमेनक्लेचर स्टेटस नहीं है। एडवर्ड्स इन 1955 defined it as distinguishable sympatric and synchronic interbreeding populations of a single species. तो ये उसकी डेफिनेशन जो है वो एडवर्ड ने की 1955 में। Klein is not a taxonomic category, keep in mind, but it was used by Huxley in 1939 for the first time, and it was used for available varieties within a species. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वही जो स्पीशीज के अंदर वेराइटीज थी उसके लिए यूज किया गया, और इट इज यूज्ड फॉर अ कैरेक्टर ग्रेडियंट और ग्रेडेशन इन मेजरेबल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर ग्रेडियंट मीन कि कोई स्पीशी है उसमें कोई खास कैरेक्टर जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है और डिफरेंस आ रहा है तो उसको, और मेजरेबल कैरेक्टर हो तो उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं सिंगल पॉपुलेशन में बी कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट क्लाइंट्स एज इट हैज कैरेक्टर्स। तो हर एक पॉपुलेशन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, इफ इन अ रेंज ऑफ अ स्पीशी ऑफ बटरफ्लाई द परसेंटेज ऑफ वाइट स्पेसिमेन वेरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो जैसे अगर आप नॉर्थ टू बटरफ्लाई आप ले लें वाइट कलर की, और उसकी आप नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो, और जैसे जैसे आप जो जियोग्राफी आपकी चेंज हो रही है, इकोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसकी वाइट कलर में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी या ज्यादती आ रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो इसको कहते हैं कि ये ग्रेडियंट है, ये करेक्टर ग्रेडियंट है, और ये जो डिफरेंस होगा तो ये डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे। स्टेप क्लाइन भी हो सकता है, मीन कि अगर एकदम से बहुत ज्यादा चेंज हो तो वो एक स्टेप क्लाइन होगा, और ऐसे एक बिल्कुल लेवल भी हो सकता है कि बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली हो। तो क्लाइन में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, इकोलॉजिकल भी हो सकता है, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है। एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल आप लोग लें, क्लोर प्लांट जो है यूरोप में, ये पूरे यूरोप में जो अक्रॉस द यूरोप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी जो पत्ते हैं, अगर आप साउथ वेस्ट यूरोप में इनके पत्तों को चबाएं तो आपको कड़वा जायका जो है वो महसूस होगा, और दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंपाउंड। जैसे आप इनको चिप करते हैं तो उनके लीव्स की जो सेल्स हैं उसमें जो दो कंपाउंड है वो मिलकर साइनाइड बना लेते हैं। तो अब यही क्लोवर प्लांट है, अगर आप यूरोप के नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहां पे ये इतना कड़वा नहीं है जितना कि ये साउथ वेस्ट यूरोप में, दोनों एक ही स्पीशी है। तो फिर इनके जीन पूल को ऐसा क्या हुआ या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि
ये एक जो साउथ वेस्ट में है यूरोप में वो कड़वा है, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट में है वो कड़वा नहीं है। तो इसके ऊपर अगर आप एक नज़र डालें कि इनके जो प्रेडेटर किस्म के आप कहें जो इन पे फीड करते हैं वो स्नेल्स है। तो स्नेल्स इनकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं इनकी पॉपुलेशन को। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप जाएं तो फिर सॉरी सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उस तरफ, तो वहाँ पे स्नेल्स की पॉपुलेशन कम है और इसलिए ये जो क्लोर प्लांट है ये आसानी से ग्रो कर रहा है। जबकि साउथ वेस्ट में यूरोप में स्नेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उन पे फीड करके उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब ये जो स्नेल्स की इनके ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर ने इनको इवॉल्व होने पर मजबूर किया और ये जो क्लोर प्लांट है इसने ऐसी एडॉप्टेशन की कि इसके पत्ते कड़वे हो गए और उस वजह से ताकि वो खुद को स्नेल्स की अटैक से बचा सके। और ऑन द अदर हैंड जो नॉर्थ ईस्ट में है तो वहाँ पे स्नेल की पॉपुलेशन कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन पर कोई प्रेशर नहीं है, तो उस प्रेशर की वजह से उनमें कोई ऐसी चेंज भी नहीं है। सो ये जो दिस ग्रेजुअल चेंज इन द क्लोवर जीन इज कॉल्ड अ क्लाइन। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था असल में कि क्लाइन ऐसी होती है ना कि इसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल कोई एक करेक्टर अपने उसमें ग्रेजुअल जो है वो चेंज आता है विद जैसे जैसे आप उसको स्टडी करते हैं, जियोग्राफी वाइज आप जाते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं। ये वो जो एग्जांपल मैंने आपको दी अभी बटरफ्लाइज की, कि उसकी अगर आप पढ़ते हैं कि उसकी डार्कर स्किन या वाइटर स्किन, आप नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो उसकी ग्रेजुअली स्किन कलर जो है इस तरफ अगर आप जाते हैं तो वो हो जाता है डार्क टू वाइटिश। फॉर एग्जांपल बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ से जब आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 to 12% आप समझे कि वाइट है, फिर यहाँ पे 15% थोड़ा सा डार्कर हो गया, 21% to 21 to 23, 27 to 29, 12 to 14, 18 to 20, 24 to 26 एंड देन ऑलमोस्ट ओवर 30 जो है वो डार्कर है। तो ये इसको कहते हैं क्लाइन, इसको कहते हैं ग्रेजुअल जो इनमें चेंजेस आ जाती है। या एक और भी बहुत खूबसूरत एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ येरो प्लांट की, इसको एकेलिया लेंसोला कहते हैं। ये ग्रेजुअल चेंजेस इन द फिनोटाइप अलोंग एन एनवायरनमेंट ग्रेडियंट। सो ये पहले आप इसको देख लें, ये इसकी लेंथ है, इसकी इस तरफ इसकी लेंथ ले लें आप, और ये सियारा नेवेडा जो है रेंज है वो ये जगह, और ये ग्रेट बेसन प्लेटू। अब ये आप जियोग्राफी को देखें, ये मातर है, फिर उसके बाद एस्पन वैली, ये योसेमाइट क्रीक, फिर तैनिया लेक, फिर टोलेमीन मेडोज, फिर बिग हॉर्न लेक, फिर टिम्बरलाइन, फिर कॉनवे समिट और लिवेनिंग। तो ये यहाँ से यहाँ तक यही सेम प्लांट है, एरो प्लांट वही है, लेकिन सेंटीमीटर में उसकी साइज में आप देखें तो डिफरेंट आता है, डिफरेंशिएशन इन स्टेचर है। ये 75 सेंटीमीटर, फिर ये 50, फिर 49, ये 32, फिर 21, 15, 20, 25, 43। तो ये जो इसकी ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज जो आपको दिख रही है, इसी को हम कहते हैं ये उसकी डिफरेंट क्लाइंस है। क्लाइन मीन ग्रेडियंट, जो जोलियन हक्सले ने 1938 में is an ecocline or cline consists of ecotypes or forms of a species that exhibit gradual phenotypic or genotypic differences. So ये जो gradual genotypic differences, ये भी gradual genotypic differences और ये भी जो क्लोर प्लांट की एग्जांपल मैंने आपको दी। और एक और जो है ये ड्यूलैप कलर एवोल्यूशन इन एनोलिस की जो स्पीशीज है, इनमें कॉम्प्लेक्स में भी आप देख सकते हैं ये इनकी ये जो ड्यूलैप कलर है, इसमें आप देखें ये ऑलमोस्ट पूरा जो है वो ये ऑरेंज कलर का है, फिर इनमें थोड़ा सा मध्यम हो गया और कम हो गया और ज़्यादा सा वाइटिश हो गया।
यहाँ पर आप देखें ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो ये भी इस तरह जो ग्रेजुअल डिक्रीज जो है उसमें आ गई है, और इसी को हम कहते हैं कि वो जो ग्रेजुअल डिक्रीज इंक्रीज जो है किसी जीन में, मॉर्फोलॉजी में या साइज कोई भी हो, तो उसको हम कहते हैं रेस। द टर्म रेस वॉज वंस यूज्ड एज इक्विवेलेंट टू सबस्पीशीज। तो एक वक्त में ये भी यूज हुआ। Therefore, in the beginning, race was used as interchangeable term for subspecies और रेस। तो ये एक था, जैसे हम कहते हैं ना हमारे भी रेस हैं ह्यूमन बींग्स के, नेग्रो और एशियन, कॉकेशियन। तो और मैंने आपको इससे पहला जो लेक्चर मैंने इसे आपको दिया था, उस लेक्चर में मैंने आपको 4 जो डिफरेंट सब स्पीशीज थे और यू कैन से रेसेस हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिए थे। तो ये वही चीज है कि वो सब स्पीशीज और रेस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज था। तो स्टिल इट इन बोटानिकल नोमेनक्लेचर दिस टर्म इज यूज्ड बट नॉट इन ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में इसका कोई यूज नहीं है। रेस इज नॉट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हैज नो फॉर्मल रिकॉग्निशन इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। The race depends upon the splitting up of the species. The species is the primary and race is secondary. So species और species में जब डिफरेंस आ जाती है तो उसमें डिफरेंट रेस आ जाती है। ह्यूमन बींग्स में फिर डिफरेंट आ गए तो कलर्स की वजह से हम इसको कहते हैं कि वो डिफरेंट हो गए। So every race shows the complex specific characters common to all races of the same species from which species has been split out. तो जाहिर बात है कि जिससे जो different races होंगे वो तमाम races जो है वो अपने common जहाँ से ये आए हैं तो उनके साथ तो ये common characteristics उनके होंगे, अलबत्ता इनके दरमियान छोटे मोटे ऐसे characters होंगे जो change हो गए होंगे। It is also true that true subspecies exist in nature, but the term race is considered as the same name for subspecies. So there is no difference between race and subspecies. Subspecies is considered in nomenclature, but race is not in nomenclature. इसका कोई status नहीं है, तो इसको हम use नहीं करते। अच्छा, ग्रुप और कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स ग्रुप को समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं। एक होता है जेनस, फिर जेनस में होते हैं स्पीशीज। अब अगर ऐसे हो कि कुछ स्पीशीज, ठीक है, एक जेनस है और फिर जेनस के अंदर होते हैं स्पीशीज, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक जेनस है और उस जेनस के अंदर 5 स्पीशीज है और इन 5 स्पीशीज में ये 2 स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन तीनों के मिलते जुलते हैं, तो एक ग्रुप ये बनाता है और एक ग्रुप ये बनाता है। तो इसके लिए हमें फिर ये करना होगा कि हम ये कह सकते हैं कि सब जेनस, और इसके लिए सब जेनस और फिर सब जेनस ए, और सब जेनस ए में फिर स्पीशीज एक्स वाई जेड, सब जेनस बी और उसमें स्पीशीज है पी क्यू। तो एक और कैटेगरी हमें दरमियान में सब जेनस का ऐड करना होगा। तो उस सब जेनस की बात को अगर आप अवॉइड करते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए ये ग्रुप और कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। सो दीज टू टर्म्स आर लाइक न्यूट्रल टर्म्स, एक दूसरे के लिए यूज होते हैं, या तो हम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं या ग्रुप यूज करते हैं, एंड आर यूज सिनोनिमसली फॉर ईच अदर। So these terms have no taxonomic inclusion, status इनका नहीं है nomenclature में, again मैं बता दूं, they are just used for a number of units. So group is commonly applied to an assemblage of closely related taxa. For example, जैसे numerous species groups है of genus Drosophila, तो ड्रोसोफिला एक जेनस है, उसमें कई सारे स्पीशीज ग्रुप हैं। जैसे इसमें हम कहते हैं मेलानोगेस्ट्रल ग्रुप, वायरलेस ग्रुप एंड ऑब्स्कोरा ग्रुप। तो ये तीनों अब जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मेलानोगेस्ट्रल का, वायरलेस का एंड ऑब्स्कोरा का। तो मेलानोगेस्ट्रल अब अलग बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर फिर ये हमारे लिए होता, हम यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करते सब जेनस, और सब जेनस में फिर हम कहते हैं सब जेनस मेलानोगेस्ट्रल, और मेलानोगेस्ट्रल में फिर हम स्पीशीज ढूंढते। तो ये उसको हम ग्रुप्स और इसके जो मतलब क्लोज रिलेटेड ऐसे स्पीशीज जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मिलते जुलते हो तो उनको हम ग्रुप या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज जस्ट यूज इन टैक्सोनॉमी इन कॉमन डिस्कशन में यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसी तरह जो एक और चीज है दैट इज सेक्शन, सीरीज एंड डिवीजन। तो सेक्शन, सीरीज और डिवीजन जो है ये कभी कोई नोमेनक्लेचर स्टेटस नहीं है, लेकिन इसको हम जो है हायर कैटेगरीज में इसको हम यूज करते हैं, क्लास, फैमिली,
और इस लेवल पे हम यूज़ करते हैं कि सीरीज़, तो उससे आप सीरीज से आप फैमिली मतलब ले सकते हैं, सेक्शन से भी आप फैमिली या वो मकसद ले सकते हैं, डिवीजन से आप इवन फाइलम मकसद ले सकते हैं कि फाइलम को आप डिवीजन कह दें कि बहुत लार्ज डिवीजन, तो इस तरह यूज होते हैं। अदरवाइज इनकी भी कोई नोमेनक्लेचर स्टेटस नहीं है। तो फॉर हायर कैटेगरी सेक्शन सीरीज एंड डिवीजन यूज होते हैं। If you have any question, please ask in the groups, जो ग्रुप हमने बनाए थे व्हाट्सएप में, या आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।